और सर्दी का टाइम था, जुराब थी, लुंगी थी, बनियान थी। आप कोई कैसे कपड़े पहना था, कोई कैसे, जिसके पास जैसे कपड़े थे वही पहने वाला। तो एक राइफल हथियार गोला थे हमारे पास। तो वो मुफ्ती वाहिनी के हिसाब में हम घूमते रहे, कोई 10-10, 20-20, 25-25। वहां तो इतने छिटपुट थे, इतनी भूखमरी चल रही थी, घरों में कोई आदमी नहीं रह रहा था। जो रजाकार थे वो उनको परेशान करते थे। गरीब बस्ती बहुत थी वहां गांव में। बार बार फायर आता है, 6 को भी रोकना पड़ा, हमने 7 में भी रोकना पड़ा। 8 दिसंबर की रात को तड़के एयर को बुला करके वो बोला, तू वो बम आ रहे थे, कोई इधर पड़ रहा, कोई आगे, कोई पीछे, मगर दब दब दाब लाग रही है। बोला ये बोले तुम अब नहीं। नमस्कार, मैं मनदीप कुमार। हमारे खुला मंच के पॉडकास्ट पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो एक वार हीरो है। उन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भागीदारी की थी और आज वो हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछेंगे कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो क्या क्या वहां पर सिचुएशंस थी और वो भारत के जो भारतीय आर्मी है उसके अंदर शामिल कैसे हुए, क्योंकि उनको भारतीय आर्मी के अंदर सेवा मेडल से भी नवाजा गया है और उन्होंने भारतीय आर्मी में रहते हुए बॉक्सिंग भी की है। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो है बलवंत सिंह जी। नमस्कार जी। राम राम जी। आप पहला ही आपसे प्रश्न ये है कि आप भारतीय आर्मी में कब शामिल हुए? 22 जून 6 को 1965 को। तो भारतीय आर्मी के अंदर आप शामिल कैसे हुए थे? आर्मी के अंदर देश सेवा के लिए जुनून था, देश सेवा करने का। यहाँ से आपने भर्ती कैसे हुए? भर्ती होने के लिए चले गए रोहतक भर्ती दफ्तर में, और वहाँ कैप्टन रामकला जी साथ चले गए, तला गिरवाने वाले अच्छे अच्छे खिलाड़ी खड़े थे वो, कि बस जो खेल खेलता वो आगे आओ। हम आगे हो गए और उन्होंने हमारे कागज देखे। कागज देखने के बाद आर्मी स्कूल के नंबर देख करके कपड़े उतारो, नाप तोल किया और पूरे फिट पाए गए। और उन्होंने हमारे को, तुम भर्ती होना और कल अपने बाप को बुला के ले आना। हम अपने बाप को अगले दिन बुला के लेके, वो बोले भाई तुम्हारा लड़का भर्ती होने के लिए आया है, देश सेवा के लिए, क्या भर्ती कर दे? तो घर वालों ने कह दिया हाँ जी कर दो। तो हम उन्होंने भर्ती करके, और 22 तारीख शाम को छठे भी नहीं वारंट दे दिए रोहतक BRO दफ्तर से, और 14 आदमी थे हम रोहतक के उस दिन 22 से 65 को भर्ती होने वाले। सारे के सारे बैठ करके दिल्ली चले गए, दिल्ली से बरेली चले गए सेंटर में, जाट सेंटर बरेली। तो फिर आपकी ट्रेनिंग कहाँ पर हुई? जाट सेंटर बरेली सेंटर में अल्फा कंपनी में रहा मैं। 1 साल की ट्रेनिंग हुई और 65 के ट्रेनिंग के दौरान पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो गया 65 वाला 10वें महीने में। और हमारी ट्रेनिंग हो गई थी 4-4.5 महीने। 4.5 महीने ट्रेनिंग होने के बाद हमारे सीनियर GSOS ऑफिसर कहने लगे कि आप लड़ाई के लिए तैयार हो 65 में? तो हमने कहा कि हम तैयार है। तो वो सब ने जो अपने बोरिया बिस्तर बांध गए, सब रेडी थे उस टाइम 65 वाली लड़ाई। लेकिन ट्रेन जरूरत ना पड़ने पर हमारे को ट्रेनिंग करने के लिए बोल दिएगा। और 23 दिन के बाद लड़ाई खत्म होगी 65 वाली, पाकिस्तान और भारत की लड़ाई बंद होने के बाद हमारे को ट्रेनिंग पूरी करने के बाद हमारे को पलटन में पायलट में भेजा गया। फिर आपको पहली पोस्टिंग कहाँ पर मिली? पहले पोस्टिंग 66 में गए हम, कपूरथला पंजाब में पड़ता है। कपूरथला के बाद अम्बाड़ा, अम्बाड़ा से 16 दिसंबर 1967 को हम चले गए नेपा में। हाईलोंग चाइना से 26 किलोमीटर और जगह पड़ती है। वहाँ का आपको कोई ऐसी घटना याद हो? हाँ ऐसी घटनाएं याद है, तो कुछ हमारे दर्शकों को भी बताइए। बिल्कुल बताएंगे। तो वहाँ हम पेट्रोलिंग में नेपा, हाईलोंग नेपा से तो पोस्ट चाइना बॉर्डर की पेट्रोलिंग में गए। तो हमारे को नागा नेपाल में जागो थे हम, रास्ता तो याद रहा नहीं, चलते चलते नेपाल से रास्ता याद नहीं रहा। तो हमने नेपाल में जागो थे, चाइना के बजाय बॉर्डर से घूमना था। तो वहाँ नेपाल की आर्मी फोर्स खड़ी थी, वो हम बोले, उन्होंने हम रुक गए कि आप कहाँ से आए हो, कैसे हो? तो बोले आप रास्ता भूल कर आ गए, आप अपने जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते वापिस चले जाओ, नहीं तो आपको हम कैद कर ले। हम मुड़ के
और अपने रास्ते, जिस रास्ते से हम गए थे उसी रास्ते हम अपने पोस्ट पर वापिस आ गए, हाईलोंग हेलमट पहाड़ी पर। हाँ, तो फिर आने के बाद क्या हुआ वो बताए। नेपाल से वापिस आ रहे थे तो हमें रास्ते में अपने हाईलोंग पोस्ट पर चले गए, रास्ता भूल कर चले गए थे रास्ते में, नेपाल से वापिस आ गए तो ऊपर अपने हाईलोंग पोस्ट पर वापिस आ गए हम, जहाँ ड्यूटी हमारी लगी हुई थी। तो 3-3 महीने वहां रहना पड़ता था आदमी को। जो आज के समय पर जैसे कि आर्मी के अंदर सहूलियत मिली हुई है, जैसे टेक्नोलॉजी आ गई है, उस समय पर तो ये ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। जब 1965 में हम 62 के बाद कुछ 62 वाली लड़ाई के बाद कुछ हाईलोंग में या हाई अल्टी में नेपाल लद्दाख में रहने के लिए कुछ रूस से अमेरिका से पहनने के लिए गर्म कपड़े आ गए थे। उससे पहले 62 लड़ने पहले कोई गर्म कपड़ा फौजी के लिए पहनने के लिए बर्फ में नहीं था, क्योंकि उससे पहले हिंदुस्तान आर्मी ने 62 से पहले कोई लड़ाई पहाड़ में नहीं लड़ी थी इंडियन आर्मी ने। तो उससे पहले गर्म 65 के पास कुछ तकनीक ऐसी आई, गर्म कपड़े, कंबल, जैसे स्लीपिंग बैग, मैट्रेस, स्लीपिंग बैग सोने के लिए कंबलों से अच्छे थे वो। आज तो इतनी तकनीक है कि वो स्लीपिंग बैग से भी जरूरत नहीं, वो जवान के पिट्ठू में ही रहती है, इधर उसको कपड़ा ओढ़ने से सर्दी भी नहीं लगती है। बर्फ में सो चाहे खुले में सो चाहे बैंकर में सो, बैंकर भी हमने अपने हाथ से बनाए हुए थे, जो कि खोद के नेफा में हर जो यूनिट जाएगी, जो प्लाटून जाएगी, जो सेक्शन जाएगी, अपना अपना एक बैंकर बना कर, और जब नीचे 3 महीने में बैंकर में वहीं से लकड़ी थी वहीं लेनी, सूखे पेड़ थे और काट के नर बना लेते उनको, डंडे डालकर एक पीछे से खुदाई बेल्टों से 12-14 आदमी एक पोस्ट पे कम से कम होते थे। खाना पानी नीचे से जाता था किचड़ों से, एक पुखाड़ 3 दिन में 3 आदमियों के लिए बहुत होती थी, पीने के लिए, सर्दी थी। अगर ज्यादा पानी की जरूरत है तो अपना बर्फ को पिघला भी लेते थे, पिघला कर गर्म करके पीना पड़ता, नहीं तो हमारे किचड़ों से राशन पानी सारा वही से जाता था, दाल चावल, चीनी, आटा, चीनी, ड्राई फ्रूट और जो सूखा दूध है वो सब खिचड़ों द्वारा जाता था। 3 घंटे की हेलमट पहाड़ी की चढ़ाई थी, जो हाईलोंग में सबसे ऊंची चोटी है, चाइना बॉर्डर से 12-26 किलोमीटर ही। आज भी हो स्थिति है, हर हफ्ते में राशन जाता था हवाई जहाज से, और जो छुट्टी आने जाने वाले हैं कैजुअली इमरजेंसी छुट्टी, तो वो जहाज से आ जाता था तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ के पास। तो आपने आर्मी के अंदर स्पोर्ट्स कोटे में थे। स्पोर्ट्स कोटे में पहले कुश्ती करी, कुश्ती नहीं चली, तो कुश्ती ना चलने से फिर मैं बॉक्सिंग में, एक हमारे उस्ताद थे वहाँ सेंटर में, हमारी कंपनी लेसनायक साधु सिंह हिमाचल प्रदेश के, वो कह रहे थे आप बॉक्सिंग खेलो। हमने बॉक्सिंग खेला, सेंटर में जीत के हम फिर सब एरिया में चले गए, फिर सब एरिया से आगे चले गए, या फिर आगे चले गए। फिर यूनिट में जाने के बाद 1969 में मैं ईस्टर्न कमांड का बेस्ट बॉक्सर रहा वेल्टरवेट में। 1970 में आर्मी बॉक्सिंग कोचिंग कोर्स कराया पुन्ना आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग स्कूल में, वहां मेरा BX रिजल्ट आया। AX एक सरदार का था, BX मेरा था 2 नंबर का। हाँ जी। फिर वेल्टरवेट में मैं 67 किलो में खेलता था। फिर आप भारत पाकिस्तान का युद्ध जब 1971 के अंदर हुआ, तो उसके अंदर शामिल कैसे हुए जब आप स्पोर्ट्स कोटे में थे? तो स्पोर्ट्स कोटे में तो ये तो सब पूरी यूनिट को आर्मी हेडक्वार्टर आर्मी वो चिट्ठी निकल गई कि जो जितने खेल खिलाड़ी है वो सब अपनी पलटनों में जा करके और लड़ाई में सहयोग करें। कुछ आदमी जो खेलों के लिए बाहर गए हुए थे वो सब यूनिट ने सेंटर से लेटर दे करके यूनिट में वापिस रिकॉल कर लिए, और वो जाने के बाद सब आप अपनी लड़ाई में सब चले गए। आप अपनी कंपनी में, मालपा कंपनी से संबंध था, RCL प्लाटून से था, SP कंपनी में बदली हो गया था। वहाँ फिर अपने जो हमारे को हथियार चलाने, RCL चलाने, फायर कराया था होशियारपुर में किया, पुरुष कराया, केडर कराया। RCL का जो एंटी टैंक पर्सनल मैन, जो टैंकों के खिलाफ लड़ाई लड़ते ना, RCL गन, उसमें मैं प्लाटून में था, SP कंपनी RCL प्लाटून में। तो अब ये बताइए कि 1971 का युद्ध जब शुरू हुआ उस समय पर कैसे हालात थे? उस समय पर तो ये मुफ्ती पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश में पूर्वी पाकिस्तान को
शेख मुजीबुर रहमान ने स्वतंत्र कराने के लिए मुफ्ती वाहिनी खड़ी करी। हाँ जी। मुफ्ती वाहिनी खड़ी करने के बाद पाकिस्तान आर्मी अपनी पाकिस्तान चाइना के रास्ते से बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान में भेज दी। तो वहाँ वो रजा का जो हिंदुस्तान इसको पूर्वी पाकिस्तान को जो आज़ाद कराना चाहते थे वो उसको मुफ्ती वाहिनी कहते थे। वो शेख मुजीबुर रहमान की जैसे आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने खड़ी करी, इसी तरीके से शेख मुजीबुर रहमान ने मुफ्ती वाहिनी खड़ी करी। तो इंदिरा गांधी जब हमारी प्रधानमंत्री थी तो शेख मुजीबुर रहमान ने इंदिरा गांधी से बात की कि हमें आपकी ज़रूरत है, बांग्लादेश पाकिस्तान को आज़ाद कराना है, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाना है। तो वो राजनीतिक तौर पर उन्होंने हामी भरी। फिर इंडियन आर्मी को वहाँ भेजने की तैयारी हुई और वो कायदे कानून के दायरे में सब अपने हिंदुस्तान आर्मी चली गई। मुफ्ती वाहिनी कोई 1 महीना पहले, कोई 15 दिन पहले, कोई 2 महीने पहले, कोई 20 दिन पहले। तो वो हमारे जूते थे और सर्दी का टाइम था, जुराब थी, लुंगी थी, बनियान थी। आप कोई कैसे कपड़े पहने था, कोई कैसे, जिसके पास जैसे कपड़े थे वही पहने वाला। तो एक राइफल हथियार थे हमारे पास। तो वो मुफ्ती वाहिनी के हिसाब में हम घूमते रहे। कोई 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 आदमी उनमें मुफ्ती वाहिनी के जो बांग्लादेश बनाना चाहते थे वो आदमी हमारे साथ रहते थे, मुफ्ती वाहिनी वाले। तो वो रास्ता बताते थे खेतों में, नदियों से, गाँव से होते हुए, और वो किसी मार पीट कूट पाकिस्तान आर्मी ना करे किसी के नाजायज हरकतें, तो उसको हिंदुस्तान की मुफ्ती वाहिनी फौज जो बना के, जो आर्मी को मुफ्ती वाहिनी बना के भेजा गया था इंदिरा गांधी ने या भारत सरकार ने, तो उसके माध्यम से उनकी सेफ्टी थी उन परिवारों की। फिर 3 दिसंबर को परमात्मा की करनी हुई कि हिंदुस्तान ने ज्यादा दबाव बढ़ गया तो वार डिक्लेयर करना पड़ा। 3 दिसंबर 1971 को शाम को ऑर्डर मिला। हम कहीं गाँव के बैठे थे, रास्तों पर ड्यूटी पर थे, शाम को चौक एक बार थोड़ा सा मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। हाँ, जब आप बांग्लादेश के अंदर गए तो वहां पर आपने कैसे हालात देखे? वहां तो इतने छिटपुट थे, इतनी भूखमरी चल रही थी, घरों में कोई आदमी नहीं रह रहा था। जो रजाकार थे वो उनको परेशान करते थे। गरीब बस्ती बहुत थी वहां गांव में। तो रजाकार थे, उनको खाने को, अनाज को, अच्छे कपड़े जो लगते थे उसको लूट खसोट कर रहे थे वो। और पैसे तो उनको भी शायद लूटते हो गया, लूटते हुए देखा नहीं, अनाज को लूटते हुए हमने उन गांव में लोगों को सुना है जो मुफ्ती वाहिनी में रहते थे उन लोगों के घरों को। जो रजाकार थे उनको, उनके घरों को नहीं, जो मुफ्ती वाहिनी के घरों को लूटते हुए देखा। आप यहाँ पर रजाकार के बारे में बताइए कि ये रजाकार कौन थे? रजाकार वो थे जी जो पाकिस्तान आर्मी का साथ देते थे, और मुफ्ती वाहिनी उसको कहते थे। जो शेख मुजीबुर रहमान ने जो पार्टी खड़ी करी थी वो शांति सेना या तो उसको मुफ्ती वाहिनी कहते थे। तो मुफ्ती वाहिनी इंडियन आर्मी का साथ देती थी और जो रास्ते बताती थी। रजाकार थे वो पाकिस्तान आर्मी का साथ देते थे, उनको आगाह भी करते थे ये मुफ्ती वाहिनी वाले है और ये रजाकार है, ये फलाना घर है, ये लोग। तो उसमें थोड़ी गुटबाजी भी उन गाँव में देखने को हमने मिली थी, क्योंकि लड़ाई के बाद हम उन गाँव के सर्च करते रहे, पेट्रोलिंग में जाते रहे और उनसे कुछ बांग्ला भाषा में कुछ आदमी जो लेके पढ़े थे वो हमारी भाषा ही समझते थे, बाकी बांग्ला भाषा बस बोलते थे सारे। तो वो हिंदी भाषा बोलकर हमें बता देते थे। बहुत परेशान करते थे वो 1.5 साल से हमें, जब से पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान से आ करके बांग्लादेश में घुसी तब से। जैसा फिल्मों में दिखाया जाता वो वैसे ही सीन थे क्या? उससे भी बुरे हो सकते हैं साहब जी। बच्चे परिवार बैठे, मैं शुद्धिकरण क्या ऐसे तो थोड़ा सुबह समाज नहीं देता, यूं भी नहीं देता। तो गलतियां तो बहुत करते हैं, लेकिन वो सारी आप तो नहीं, थोड़ा जितना बता सकते हो आप उतना। नहीं, वो थोड़ा सुबह नहीं दे समाज है, तो ये बात आज हम यहाँ कहेंगे तो कल वहां भी जाएगी, थोड़ा ठीक नहीं है। ठीक, क्योंकि वो तो खुल जाता, आजादी थी उनके लिए। तो जो पाकिस्तान आर्मी थी वो इतनी निकम्मी थी,
सरकार का कोई दबाव नहीं था, कोई अधिकारी नहीं था। अधिकारी भी अपना ऐसो आराम हम जो भी थे, सब 1.5 साल से वो रह रहे थे वहाँ बांग्लादेश में, सबके ठिकाने बने हुए थे। तो उस समय पर जो इंदिरा गांधी जी थी, हाँ जी, हाँ जी, उनको देखो आयरन लेडी कहा जाता है। आयरन वाक्य में, हाँ जी, हाँ जी, उनको आप ये कहा जाता है वो सख्त निर्देश देती थी। सख्त हुक्म के बाद कोई पक्षी भी उसके आर्मी के अंदर, कोई पक्षी भी, सख्त हुक्म इतना था कि पक्षी भी वहां पर नहीं मार सकता था। आदमी की तो हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि आर्मी तो हमारी भी थी बांग्लादेश में, पूर्वी पाकिस्तान में। लड़ाई डिक्लेयर होने से पहले ही जब शेख मुजीबुर रहमान का और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जब से एक समझौता हुआ आर्मी के आने जाने पर, रहने पर, खाने पीने पर, तो लेकिन हमारे जवान और अफसर इतने डिसिप्लिन के पक्के थे कि कोई इधर से उधर सुई नहीं ली उनके घरों में, और ना उनके सोना चांदी। हम कुश्तिया शहर में 6 दिसंबर को 7 दिसंबर को हमने एंट्री करनी थी कुश्तिया शहर पर तक, तो हमने कब्जे में लेना था 6 दिसंबर को, 7 दिसंबर को। 3 दिन हो गए थे पैदल चलते चलते, 3, 4, 5, 6, 7 तारीख को कब्जे। लेकिन वो शुगर मिल पर जो कुश्तिया शहर को जो मेन रास्ता गया सड़क, उस पर बार बार फायर आता है। 6 को भी रोकना पड़ा हमने, 7 को भी रोकना पड़ा। 8 दिसंबर की रात को तैर के एयर को बुला करके वो शुगर मिल पर जो गन रखी हुई थी, जो एडवांस को रोक रही थी, 5 के एडवांस को, एक तरफ 5 एक नंबर बाईगार्ड, एक नंबर 22 राजपूत, एक तरफ दूसरी यूनिट, चारों तरफ से कुश्तिया शहर को घेरे हुए थे। तो वो जो उस दिन रात को शुगर मिल पर बैठे हुए रजाकार फायर करते रहे। पाकिस्तान आर्मी तो पीछे खिसकी, पाकिस्तान आर्मी ने तो कुश्तिया शहर को खाली कर दिया। रजाकारों को हमारा एडवांस रोकने के लिए शुगर मिल के ऊपर गन दे करके, और पटेवाड़ी और वो MMG बड़ी गन थी, वो हमारा जब भी उन्हें एडवांस दिखाई देता ना, गाड़ियों का या व्हीकलों का या टैंकों का या आर्टिलरी का, तो कभी इधर से फायर, कभी इधर से फायर। और कुछ बांसों के इतने गहरे बाग थे बांस के कि उनमें से आदमी चलता फिरता भी नहीं दिखाई देता, तो वो छुप करके। तो हमने 8 तारीख को हमारे एयरफोर्स की एयरपोर्ट लड़ाकू जहाजों ने उस टारगेट बता, एयरफोर्स के OP ने जब उनको ऊपर फायर किया तो वो जब मार गिराए तो हमारा रास्ता क्लियर हो गया। तब जाकर के हमने 8 तारीख 10 बजे कुश्तिया शहर को पूर्ण रूप से कब्जे में ले लिया, और पूर्ण रूप से कब्जे में लेकर के और पूरे सब अपने घरों में लोग वापिस घुस लिए। तो हमें 8 को शाम को यज्ञ के लिए रवाना हो गए, जहाँ के लिए हमारी फौज का आदेश था। फिर आगे कुश्तिया शहर को आगे फिर 9 को, 10 को, 11 को, 12 को फिर मधुमती नदी पार करी हमने। मधुमती रिवर, अच्छा, मधुमती रिवर। हाँ जी। एक जो बांग्लादेश से पहले हमारे टास्क कुश्तिया शहर को कब्जे में लेने के बाद दूसरा टास्क दिया था, वो कमांडिंग अफसर के पास आदेश थे। तो कुश्तिया शहर को कब्जे में लेने के बाद मधुमती रिवर पार करी, वो कुछ 15-50 किलोमीटर दूर थी कुश्तिया शहर से। तो वो पैदल मार्च करके न पसीने पसीना भागम भाग, और गांव की सपोर्ट्स महिलाओं से उनकी किस्ते से पूरी पलटर पार होकर के फिर 20-25 किलोमीटर और आगे चलने के बाद फिर गंगेसर पद्मा रिवर आ गई, जो ढाका से 20-25 किलोमीटर इधर है। और उसको भी रात में 2:30 बजे से पहले 12 बजे तक तो पाकिस्तान आर्मी उस घाट से पेट्रोलिंग करके जा चुकी थी। तो हमने 12 बजे के बाद ही वो पार करी है, क्योंकि मुफ्ती वालों ने बता दिया था कि पाकिस्तान आर्मी के इस घाट से 12 बजे तक पेट्रोलिंग करते हैं। तो उनको फायर ना हो, आमने सामने ना भिड़ जाए, ताकि हमारे आर्मी तो 5 जाट ने पूरे सुबह 4 बजे तक पार कर ली थी गंगेसर पद्मा रिवर। और पार करते ही जो रेलवे लाइन थी बीच में, उस रेलवे लाइन से उस पार वो थे और इस पार
गंगेसर पदमारी और पार करते ही हम दिखाई दिए धानों की फसल में। इधर से इंडियन आर्मी, उधर से पाकिस्तान आर्मी, खाकी ड्रेस वाले, इधर ग्रीन वर्दी वाले। तो वहां फायर शुरू हो गया, गड़ंग गड़ंग गड़ंग। तो हमको नदी पार करने तो उसके घाट बने हुए थे ना, उनमें सिर छुपा करके सीओ था, बेटा नीचे हो जाओ, बेटा नीचे हो जाओ। उनमें सिर झुका करके अंदर तो अपना समय व्यतीत किया, कम से कम भी 2 घंटे। फिर उसके बाद दिन निकल गया, हवाई जहाज आगे, हवाई जहाज ने ज्यों तबाही मचाई पाकिस्तान आर्मी की, सब खदेड़ दिए वाले बागे, पूरा क्लियर हो गया रास्ता। फिर 14 को, 15 को, 16 दिसंबर को भगदड़ मची हुई थी, चारों तरफ से पाकिस्तान आर्मी घिर चुकी थी बांग्लादेश में। कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी थी हिंदुस्तान ने कि पाकिस्तान की फौज को चारों तरफ से ना घेरा गया हो। घेरने के बाद मजबूरी होगी 9:30-10 बजे 16 दिसंबर को आदेश मिला कि जो जवान जिधर वो वहीं पर रेस्ट करे 1-2 घंटा, जब तक दोबारा आदेश नहीं मिलता तब तक कोई फायर नहीं करेगा। तो हमारे को आदेश, हमने जूते उतारे, जूतों में जुराब नीचे थी नहीं, 16, 17, 18 दिन से जूता नहीं खुला था, जूतों में पिचपिचाहट, कुछ ऐसा पानी भी घुसा है, तो कुछ लेटिन पेशाब का भी दबाव अंदर ही घुटिया हुआ था। तो वो कुछ जवानों ने अपना साइड पकड़ के कुछ किया, लेटिन बाथरूम हो गई। तो थोड़ा फिर धूप निकली हुई थी, जैसे आज निकल रही है, थोड़ा हम एक तालाब के किनारे थे, थोड़ा लेट गए तो तुरंत आंख लग गई। फिर बोले कि उठो 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 उठो, आदेश आ गया कि अभी लड़ाई बंद, ना कोई फायर करेगा। तो उसके बाद जो पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने आना शुरू किया पैदल, क्यों हमारे चारों तरफ तो थे ही वो। सुबह 9:30 बजे फायर बंद हो गया था, कोई फायर नहीं करेगा, चाहे को किसी को दिखाई देता तब भी नहीं करेगा। तो 9:30 बजे के बाद 12-1 बजे जनरल न्याजी ने जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने ढाका में कहा, जो भी इनका समय टाइम टेबल था वो उन्होंने दस्तखत कर दिए, और लड़ाई 16 दिसंबर 12 बजे के बाद बांग्ला पूर्वी पाकिस्तान की और भारत की बंद होगी। जो उस समय पर कितने जो पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक थे जिन्होंने हथियार डाले थे या फिर सरेंडर किया था? हाँ जी, उस तरफ कम से कम भी 96,000 आदमी थे, 96-98 कुछ की 1 लाख से ऊपर पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश में घुस, पूर्वी पाकिस्तान में घुसी थी। बांग्लादेश तो बाद में बनाया है। हाँ जी, हाँ जी। तो पूर्वी पाकिस्तान में घुसी थी। बांग्लादेश को आजादी ना दिलाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए मुफ्ती वानी के साथ रजाकार उनका साथ देते थे। मुफ्ती वानी उसके शेख मुजीबुर रहमान की जो आजादी फौज खड़ी करे था, वो अपनी लड़ाई तुक्का मुक्का छटपट घटनाएं होती थी। फिर वो अपने देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ बातचीत कर उन्होंने अपनी सेना को ऑर्डर दिया, 3 दिसंबर को लड़ाई शुरुआत होगी। और ये बड़ी ताकतवर, बड़ी सहनशील, बड़ी सोच शक्ति जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, ऐसी प्रधानमंत्री देश की हुई है। आज तक ना कोई हुई और ना कोई होने की संभावनाएं हैं। जितनी ताकत उन्होंने दिखाई है बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। आप अपने जो साथी थे और जो साथी शहीद हुए उनके बारे में भी बताएं थोड़ा सा। बताएंगे। 5 जाट से एक सिपाही अमीर था जो मेरे साथ 22 से 65 को भर्ती होकर के और जाट सेंटर बरेली अल्फा कंपनी 1 प्लाटून में हमारे साथ ट्रेनिंग करी थी। हाँ जी। हमारे सीनियर जैसे शिवदास शीशराम होते थे। और नायक भरत सिंह, नायक जगबीर सिंह उस्ताद थे, पीटी इंस्ट्रक्टर था। चिमनी के जिले सिंह हाई जंप फर्स्ट जाट वाले, वो हमारे पीटी इंस्ट्रक्टर होते थे। एक गांधरा का था हौलदार। तो ये हम भी
9, 16, 8 दिसंबर को जो हमारे साथ ट्रेनिंग करी थी वो शहीद हुआ 8 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की लड़ाई के दौरान रोड के ऊपर उनकी गोली से जो कोई बम ब्लास्ट हुआ या कोई गोला उनके हाथ में लग गया ये नहीं कह सकते। रोड पर चलते हुए को बम लग गया। तो एक नायक नफे था जो पाकिस्तान आर्मी के बम ब्लास्ट पड़ा था और वो नायक नफे भी फौजियों को ट्रेनिंग देता था, उस्ताद था, सोनीपत जिले का था। और वो भी उसने गलती से को या अनदेखे में उसको ना दिखाई दिया और घास में बड़े बम को ठोकर लगी और वो ब्लास्ट होने से 16-17 दिसंबर को वो भी गुजर गए थे, वही शहीद हो गए थे लड़ाई में। हमारी के तो फाइव जाट के थे 2 ही जवान शहीद हुए थे, जख्मी भी कोई नहीं हो पाया। बाकी और हमारे साथ कोई पैसा बता वो हमारे गांव में मेरे पड़ोस में मेरे अंकल लगते थे, हमारे साथ रामचंद्र थे। हाँ जी। और वो 1971 आर्मड कोर में थे, टैंक खाने में, तोप खाने में। और वो 71 वाली लड़ाई में शहीद हो गए थे। और उनके 2 लड़के फिर जवान हो गए, वो भी आर्मड कोर में ही भर्ती हो गए। एक सूबेदार सुरेंद्र सिंह, एक सुरेंद्र, एक जयसिंह। शहीद रामचंद्र के दोनों लड़के वो भी आर्मी में भर्ती हो गए थे, आर्मड कोर से ही। वो भी रिटायर हो आ गए अभी। थोड़ा बता सकते हो कि वो शहीद कैसे हुए थे? वो अगर हमारे साथ में नहीं थे, वो पाकिस्तान बॉर्डर साइड में थे उस दिन। अच्छा। बांग्लादेश में नहीं थे वो। हाँ जी। वो पाकिस्तान बॉर्डर में थे। तो हमारे से पाकिस्तान बॉर्डर का क्यों, हम साथ होने से तो उनके बारे में बता देते। लेकिन आर्मड का और इन्फेंट्री में फर्क बहुत होता है। वो आर्मड के थे, टैंक खाने के, हम पैदल पलटन के थे। तो पैदल पलटन का तोप खाने का बहुत अंतर। अगर साथ होते, अगर वो बांग्लादेश में भी होते तो हम वहां के बारे में ही बता सकते थे। ठीक। 43 में एक शीतल सिपाही था। 6 दिसंबर 7 दिसंबर सुबह जब हमें रोक दिया था अपने मोर्चे में, हम बैठे हुए थे दोनों। शीतल एक राजस्थान का सिपाही शीतल था मेरे साथ में। तो मुझे तकरीबन 3-3:30 बजे टीटी साहब का दबाव लग गया। मगर शीतल तो वो पुराना था साथी हमारा, 65 वाली लड़ाई लड़े हुए था। हमने 65 वाली लड़ाई नहीं लड़ी थी, हम भर्ती थे, 5 महीने ट्रेनिंग हो गई। तो वो उसका एक्सपीरियंस ज्यादा। और बोला तू वो बम आ रहे थे, कोई इधर पड़ रहा, कोई आगे कोई पीछे, मगर दाब लाग रही है। बोला ये बोले तुम अब नहीं आएगा बम। सू सू की आवाज आती थी सिर पर गए, जो आप पीछे जाता था साइड में जाता, सराट उठता था। तो मैं लैट्रिन होया, दाग रहे क्या दाग होया, तो पीछे आने का बम गिड़चम होया, माटी गई सर पर गए, ऊपर गए। मगर बम आ गया। मेरे इब ना खड़ा हो तू, उड़े हो ले दूसरा बम यहाँ नहीं आओगा। वो 20 गज न्यून, 20 गज पहले, 20 गज पीछे, 20 गज आगे। तो मेरी तो उस दिन शुभ घड़ी थी। यहाँ तो मैं टिट्टी होते होते, दुनिया तो मरती है खड़े खड़े, लड़ाई मैं मरता टिट्टी होते होते। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम उस दिन बच गए परमात्मा की कृपा। तो जैसी भी विचार भावनाएं होती, देखो भाई वो कोई कंता भाई उसको लड़ाई में वो बेचारा ऐसी भी है। जब आप भर्ती हुए थे, कुछ ऐसे पल हो जो आपके साथियों के साथ आपने मौज मस्ती की हो? मौज मस्ती कहीं भी नहीं, हम तो खाली खेल खिलाड़ी थे जी शुरू से ही। बचपन में घर पर भी खेल कश्ती, बचपन में 14-15 साल की, ये खेत नजदीक खाड़े थे, सिखाने वाले भी थे हमारे। कोई चाचा था, कोई भाई था, कोई बेटा भी लगता था। तो कुश्ती कराते थे, फिर हटपट हो गए। और जाट स्कूल से पढ़ते पढ़ते ही हमें फौज में भर्ती हो गए थे। पहले सैनी प्राइमरी में पढ़े, फिर सैनी हाई में पढ़े, फिर जाट स्कूल में पढ़े। और हमारे साथ में मेर सिंह हुआ करते सुबह से भाई, हमारा क्लास फेलो था वॉलीबॉल का, इंडिया का प्लेयर। वार के दौरान कोई आपके साथ और ऐसी घटना घटी हो जो आज भी आपको याद आती है? तो याद आती है, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं घटी जी वार के दिन। ना हमें डर लगता था, ये पक्की गारंटी। जितने भी आदमी फौज में भर्ती होते हैं, वार होती है, किसी को ना घर याद आता, ना भाई याद आता, ना बहन याद आती, ना बड़ा परिवार याद आता है। ये परमात्मा की देन है, कृपा होती है उस पर।
कुछ याद नहीं आता कि मेरा माँ है, बाबू है, भाई है, बेटा है, बेटी ना, कोई याद नहीं आता लड़ाई के दौरान। उससे पहले बाद में तो ठीक है, मेरे 2-4 भाई हैं, 2 बच्चे हैं, फलाना लड़ाई में ऐसी कोई भावना नहीं आई कि तुम चलो और ना छोड़ो ना भाई, लड़ाई लड़नी है, जीत के जाना है। ये हमारे सबके विचार थे, जितने भी साथी थे जो अपने साथ में थे, सब साथी थे फौज में। वहां सब भाईचारे से, घर से, परिवार से भी ज्यादा सुख आर्मी मिलता है, ये मैं वादे से कहता हूँ। जितना प्यार फौज में मिलता है ना, अब से पहले भी, आज भी और आगे भी, इतना शायद कहीं परिवार में भी नहीं मिल पाएगा। ये भावनाएं होती हैं फौजी आदमी की। शुरू से ट्रेनिंग के दौरान यही कहा जाता है, भाई मरना है जीतना है, मरना है जीतना है, 2 ही भावनाएं ट्रेनिंग के दौरान इसे कहा जाता है। जब 1971 का युद्ध खत्म हुआ, हाँ जी, तो उसके बाद हालात जो सामान्य हुए वो कैसे हुए? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हम बांग्लादेश से वो छुट्टी खुल गई, हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने बोला प्रधानमंत्री को, जी बहुत से जवानों ने छुट्टी काटे, बहुत दिन हो गए, 8-8, 9-9 महीने हो गए हैं, तो क्या छुट्टी खोल दी जाए? तो इंदिरा गांधी ने आदेश कर दिया कि छुट्टी खोल दो। तो वहां अपनी करेंसी तो थी नहीं, जो जवान के पास 10, 20, 30, 50 रुपए किसी अपने करेंसी के बचे हुए थे, तो वो आपस में ले देकर जो छुट्टी आना जाता था, उन्होंने नाम लिखा दिया, भाई हम छुट्टी जाना चाहते हैं। तो जिसको कमांडर ने सोचा जरूरी है इनका, 8 महीने हो गए, घर में कोई कुछ होया होगा, और वो लड़ाई के दौरान छुट्टी तो मिलती नहीं, ना कि जो दी जाती, ना ऊपर से आदेश है सरकार का। तो वो जिसकी समस्या को हल करने के लिए सोचा कमांडरों ने, इनका 8 महीने हो गए, घर में कोई कुछ होया होगा, और वो लड़ाई के दौरान छुट्टी तो मिलती नहीं, ना कि जो दी जाती, ना ऊपर से आदेश है सरकार का। तो वो जिसकी समस्या को हल करने के लिए सोचा कमांडरों ने कि भाई ठीक है, फलाने आदमी ने भेज दो। तो उस्ताद जो नया सीनियर जीएससी ने उनकी मंजूरी को छुट्टी में नाम लिखा दिया। हम छुट्टी दिसंबर जनवरी फरवरी में छुट्टी आ गई थी बांग्लादेश से गाड़ियां आई, गाड़ियों में बॉर्डर पर जहाँ पुलिस चौकी थी ना अपनी सीएमपी की, मिलिट्री के, तो वहां चेकिंग होती रही सामान की, भाई कोई यहाँ से कोई सामान तो नहीं ले जा रहा है। अपना बिस्तर भी गाड़ियों में नीचे रखो, जो सामान ले जाना है। गाड़ी में एक कंबल, दरी, सर्दी का टाइम था, मच्छरदानी, चादर, खेस जो भी है गाड़ी में अंदर रख करके बिस्तर बांधा जाएगा। हर एक सीएमपी पोर्ट पे चेक होगा कि बांग्लादेश से फौजी आदमी कोई सामान तो नहीं ले जा रहा चोरी का। अच्छा। ये हमारे साथ हुआ है, इसलिए हम बता रहे। तो हमने बांग्लादेश से ना कुछ कोई भी चोरी का सामान कोई भी नहीं लेकर गया, कोई भी।